हेलो एवरीवन। आज हम एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक केमिस्ट्री है, जैसे आपका है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, और है आपका जैसे फिनोल, और आपका है जैसे एनिलिन, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एरोमेटिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग जगह पे, अलग अलग चैप्टर पे दिए हुए हैं, वो मैं सारे आपको एक ही जगह करवा दूंगा, ठीक है ना। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम एक साथ एक ही जगह पे करेंगे, और आप ये मान करके चलिए कि आपके जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम होगा तब तब एरोमेटिक केमिस्ट्री से प्रश्न आएगा ही आएगा। मतलब अब तक जो पढ़ा उससे क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, पर आगे आने वाले 5, 7, 8 लेक्चर आप जो पढ़ोगे इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक केमिस्ट्री में, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, 99 भी नहीं, 100%। तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए यहाँ से जो प्रश्न आए भैया अच्छे तरीके से समझ लेना चीज़ों को, और किस तरह से रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप तरीके से इसे पढ़ते हो तो। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने का, करने का एक तरीका होता है। आप गाड़ी को चलाते हो तो गाड़ी को चलाने का तरीका है, ट्रक को चलाते हो तो ट्रक का चलाने का तरीका है। गाड़ी वाले तरीके से ट्रक नहीं चला सकते, ट्रक वाले तरीके से कार नहीं चला सकते। तो वैसे ही सेम जो है वो हर जगह का अलग अलग अपना, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग अलग पैटर्न है। आप उस तरीके से ही पढ़ोगे तो ही वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की चर्चा करेंगे। क्या होता है कि बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे बेंजीन हो गया हमारा, जैसे फिनोल हो गया हमारा, जैसे एनिलिन हो गया हमारा, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, और जैसे ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ये सब, इन सब की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं कि किसमें क्या होता है, कैसे होती है कहानी। सबसे पहले हम बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर आप बात करोगे तो भैया एक रिएक्शन आपने पढ़ी है कि अगर आप CH ट्रिपली बॉन्डेड CH को रेड हॉट आयरन ट्यूब में ले लो, अगर आप इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब में ले लो तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्या? बिल्कुल बन जाएगा। और आपको अगर मैं ये कहूँ कि एन हेक्सेन, अगर मैं आपको ये कह दूं कि एन हेक्सेन से आप बेंजीन बना दो, 3, 2, 5, 6, इससे आप बेंजीन बना दो। देखो, मैंने आपको 3 ऑक्साइड बताए थे, Al2O3 MO3 हीट, इसके साथ करें तो बेंजीन बन जाता है। और अब मैं आपको मॉडिफाई करना चाहूंगा कि अगर एक भी मेटल ऑक्साइड है, एक भी, और फिर भी हीट कर दिया तो भी बन जाएगा भैया, तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर लिया। उसके बाद बेंजीन रिंग पर मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है, अगर मैं सोडा लाइम हीट कर दूं तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। अगर मैं बेंजीन रिंग पर कितने भी फिनोलिक OH लगे हुए हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप इसमें जिंक डस्ट डाल दोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है और आप इसमें ZnHgHCl कर देते हो तो ये टोलुइन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? टोलुइन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका बेंजल्डिहाइड है, अगर आप इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जैसा डाल देते हो तो ये इसे ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद आप इसमें करा दो डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। बस इस तरह का हमारा छोटा छोटा सा पार्ट है एरोमेटिक में। मैं आपको फेयर नोट शेयर करता हूँ। देखो, आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं पहले ही, तो मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है, ऐसी बात नहीं है।
आइए देखिए, एरोमेटिक केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ बेंजीन एंड बेंजीनोइड, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड हेक्सेन में जरूरी नहीं है कि 3 मेटल ऑक्साइड हो, इस बात को नोट कर लेना। 1 मेटल ऑक्साइड होगा तो भी बेंजीन हमें बना देना है। अगर किसी रिंग में एक भी डबल बॉन्ड पहले से है, ये मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स में पढ़ाई थी, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन से उसे मेटल की सरफेस पर हीट किया जाए तो मेटल उससे तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक वो एरोमेटिक नहीं हो जाती। और बेंजीन की रिंग पर अगर OH ग्रुप लगे हुए हैं, इन्हें फिनोलिक OH कहते हैं। यदि आप इसमें जिंक डस्ट डाल के हीट कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। लीजिए आप स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, लीजिए जल्दी लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखो जरा ध्यान से, Hc ट्रिपली बॉन्डेड C को अगर आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दिया तो भी बेंजीन बन जाएगा। PHCl हो या RCl हो, MgTHF में डालने पर क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड बनता है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड बनाओगे, इससे ग्रिग्नार्ड बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जल से H+ लेकर के, R- इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इसे कोई H+ डोनर मिल जाता है तो ये तुरंत RH में कन्वर्ट हो जाता है, याद करो। तो ये PHMgX बनाएगा और जल से H+ लेके इसको कन्वर्ट बन जाएगा। सोडा लाइम हीट कर दिया, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। CHO का पहले ऑक्सीडेशन करा और फिर सोडा लाइम हीट कर दिया। सेम ऐसे ही साइनाइड का मैंने बताया था, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड से भी आप बना सकते हो आपका बेंजीन। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको ये भी कहा था, देखो कि अगर 1 डिग्री अमीन में NaNO2HCl डाल दिया जाए तो ये इसे डाइजोनियम N2+ में कन्वर्ट कर देता है और बाद में कोई H- डोनर आ जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। मेटल प्लस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करेगा, बाद में NaNO2HCl और NaBH4 करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, लिया होगा। अब आओ देखो, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स के पास एक बहुत ही कमजोर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता रहता है। इसलिए जैसे सामान्य एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है, बेंजीन नहीं कर पाएगा भैया। और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने की भी औकात नहीं है इसकी, इतना डिस्पर्स्ड है वो एरोमेटिसिटी कारण इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट इनफ टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, सो इट कैन नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक नॉर्मल एल्कीन। यानी ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज नहीं करेगा और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते हैं बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे नॉर्मल एल्कीन देता है वैसे ये नहीं देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूं। आइए देखिए, ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बेंजीन की रिंग पर कोई हाइड्रोजन जो जुड़ा है वो हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो हट जाएगा और उसकी जगह नया कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाए। ESR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे लास्ट में अपन, एडिशन एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एडिशन और रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक में रिएक्शन केवल ऐसी है जो देखेंगे। सिंस द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज वीक सो ESR हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा नहीं भैया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के लिए तुम्हें एडिशनली लुईस एसिड डालना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा। क्लियर है? जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। आइए देखिए, आइए अब देखिए, देखो जरा ध्यान से देखो। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना है तुम्हें। क्या करना है? ध्यान से समझना है मेरी बात को। आइए देखिए, समझिए। बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने की औकात नहीं रखती, इसलिए हमें ENU के साथ कोई लुईस एसिड लेना पड़ेगा। लुईस एसिड क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के अपनी ओर खींच लेगा और आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे देगा।
इलेक्ट्रोफाइल किसके इर्द गिर्द घूमेगा, इसके इर्द गिर्द घूमेगा। एक तरफ हमने डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा और इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर ले जाके जोड़ दिया। ये लीजिए, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। एरोमेटिसिटी गई तो स्टेबिलिटी घट गई, इसलिए रिएक्शन धीरे धीरे चलेगी और यही होगा रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो रहा होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। यहां से लेके यहां तक ये मूव कर रहा होगा, यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। ये कहलाते हैं 3 वेलेंट कॉम्प्लेक्स, और इनका जो हाइब्रिड होता है कुछ इस तरह से, यहां से पॉजिटिव चला, यहां से चला और यहां तक मूव करा। ये कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है। साइक्लिक एरेनियम आयन कहलाता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइक्लिक एरेनियम आयन। साइक्लिक एरेनियम आयन कब बनता है? जब आप बेंजीन की रिंग पर किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने का प्रयास करते हैं और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनका हाइब्रिड होता है, और जब लास्ट में सारा काम हो जाए तब H और E में से किसी एक को, जो न्यूक्लियोफाइल पहले निकला था, वो सामान्यतया H को पकड़ के H+ की फॉर्म में ले जाता है। यहाँ नेगेटिव आता है और मैं जानता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ के क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से आप ये देखिए कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल H+ निकला और उसकी जगह नया इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया। ये मैकेनिज्म कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पुराना वाला चला जाए और उसकी जगह नया वाला ले ले, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये काम अगर इलेक्ट्रोफाइल करे तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं शो करता हूं आपको, देखिएगा आप देखिएगा गौर से, ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक आपको देखना है, ध्यान पूर्वक देखिए। तो सारा जो खेल है वो इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ही है। सारा खेल, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इसको साइक्लिक एरेनियम आयन कहते हैं जो हाइब्रिड बना, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मैकेनिज्म को हम एरेनियम आयन मैकेनिज्म भी कहते हैं। बेंजीन ने एरोमेटिक खोदी, सिटी खोदी, इसलिए धीरे धीरे रिएक्शन होगी। 3 वेलेंट कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोफाइल देखिए किस तरह से आके जुड़ा और फास्ट स्टेप में H+ निकल गया यार, H+ निकला, उसकी जगह कोई और लेने आ गया, तब इलेक्ट्रोफाइल आ गया। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप यानी H का निकलना जो है वो तेज गति से होता है, फास्ट स्टेप में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है इसमें सामान्यतया, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ ना चाहते हुए भी हमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लेना पड़ता है और लेना पड़ता है। क्या काम है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्यों लेना पड़ा, वो तो तब आयोडीनेशन और सल्फोनेशन पढ़ेंगे तब की तब बात है। आप इसका फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए, अब आप एक बात देखिए, देखो जरा ध्यान से, इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और कार्बोकटायन बन रहा है। तो 3 चीज़ों पर तो सीधे सीधे ही डिपेंड कर गया ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबस्ट्रेट का न्यूक्लियोफिलिसिटी और साइक्लिक एरेनियम आयन का स्टेबिलिटी, 3 चीज़ों पर डिपेंड कर गया। इलेक्ट्रोफाइल कितना तेज गति से आता है उस पर, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है उस पर। और क्योंकि H+ को क्या मज़ा आ रहा है बेंजीन के पास आके,
उसको दिख रहा है कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए आ रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बढ़ा हुआ मिले, बहुत ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिले तो ज़्यादा आएगा भैया, ज़्यादा आएगा ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दीज थ्री फैक्टर्स आर मेजर फैक्टर वो प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आइए मैं आपको शो कर देता हूँ, जल्दी देखिएगा, जल्दी देखिए। तो आइए देखिए, रेट ऑफ एईएस जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उस जगह जाता है जहां पॉजिटिव चार्ज या साइक्लिक एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम एट ऑल कार्बन, देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गेट बॉन्डेड इन सच अ वे टू गिव मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है वो मैं आपको शो करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां तक था चैप्टर का बेसिक इंट्रो, यहां तक बेसिक इंट्रो था चैप्टर का। अब आप देखिए कि मैं कहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ूंगा। मान लो बेंजीन है, बेंजीन में तो सारी पोजीशन एक जैसी ही है, जहां मर्जी पड़े कर लो, जोड़ लो, जहां मर्जी पड़े जोड़ लो, ई प्लस लुईस एसिड की प्रेजेंस में जहां मर्जी पड़े। लेकिन अगर ई प्लस लुईस एसिड की प्रेजेंस में इसके बेंजीन रिंग के मैंने इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जहां मर्जी पड़े वहां पर जोड़ दिया। अब मान लो कि बेंजीन नहीं है, जैसे मेरे पास नेफ्थलीन है, जैसे मेरे पास कौन है, नेफ्थलीन, इसमें कहाँ जुड़ेगा। अब आप देखिए, क्या आपको ये चार पोजीशन एक जैसी नजर आ रही हैं? कहीं भी जुड़े एक जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। ये चार पोजीशन एक जैसी नजर आ रही हैं, इन्हें बीटा पोजीशन कह लेते हैं। कहीं भी जुड़े एक जैसा ही बनेगा, और यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए इसके पास दो साइट हैं। आइए, अगर पहली साइट पर अल्फा पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो कोई दिक्कत परेशानी इसे आएगी क्या, उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप बीटा पोजीशन पे कराना चाहते हो, अगर आप बीटा पोजीशन पे कराना चाहते हो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप एरोमेटिसिटी से जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। आप बस जज इसी से करोगे कि भैया इसमें एक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रीअरेंज होने की टेंडेंसी रखता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल ये वाला कंडीशन जो है ये पॉजिटिव चार्ज की, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल कंडीशन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, एक डबल बॉन्ड तो है ही, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जैसे ही बेंजीन का रिंग रेजोनेंस करेगा, बेंजीन के रिंग की एरोमेटिसिटी गई भाई साहब, बेंजीन का रिंग जैसे ही रेजोनेंस करेगा उसकी एरोमेटिसिटी गई। हालांकि जाएगी इसकी भी, लेकिन ये पहले सूखा रेजोनेंस करेगा। सूखा समझते हो, अपने अंदर अंदर, इसे नहीं चाहिए बेंजीन का साथ, लेकिन क्योंकि जब बेंजीन के बाजू में बैठ जाएगा आके तो चाहिए होगा। इसी तरह मेरे पास जो पाइरोल है, इस पाइरोल में भी मेरे पास दो पोजीशन है, ये दोनों एक जैसी और ये दोनों एक जैसी। मान लो कि मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता हूं तो पॉजिटिव यहां आएगा, और अगर मैं ऊपर में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता हूं तो पॉजिटिव नीचे आएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दीबाजी ना करें और मुझे आंसर दें कि ऊपर वाला इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला जो बना इंटरमीडिएट, ये ज़्यादा स्टेबल है या नीचे वाला स्टेबल है? ऊपर वाला स्टेबल है या नीचे वाला स्टेबल है, ये आपको तुरंत मुझे बताना होगा। बता दो आप। तो आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहां पर इसको बैक बॉन्डिंग मिलेगी, लेकिन यहां रेजोनेंस करेगा, और प्लस पॉजिटिव चार्ज जब यहां आएगा तो उसे बैक बॉन्डिंग भी मिलेगी। तो ऊपर वाले में रेजोनेंस भी है और बैक बॉन्डिंग भी है, नीचे वाले में सिर्फ बैक बॉन्डिंग है, इसलिए ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ये हाँ, रेजोनेंस भी करेगा। नीचे वाला जो है वो डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग कर लेगा, ये
ये क्या करेगा, पहले रेजोनेंस करेगा फिर बैक बॉन्डिंग करेगा, तो इसमें रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग दोनों आ गई, इसलिए ये ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ना कि यहाँ करेगा। ये नहीं करेगा, ये करेगा। इन दोनों में कौन सा करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये वाला करेगा। मोर स्टेबल बिकॉज मोर एरोमेटिक रिंग्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बनाइए फटाफट। अब यहां से आप कॉपी में लिखिए, खुद से लिख के देखिए, करिए। तो अब अपन आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझना ध्यान से, है ना, दिमाग लगाने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे पास पिरिडिन है, मेरे पास क्या है, पिरिडिन। तो पिरिडिन में कितनी पोजीशन है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने के लिए, ये दोनों अल्फा अल्फा मान लेता हूं, ये दोनों बीटा बीटा मान लेता हूं, और ये वाली पोजीशन हो गई गामा। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर अल्फा पर जुड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पर जुड़ेगा तो इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को काटोगे आप, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज लगा दोगे, पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को बीटा पर जोड़ा, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को बीटा पर जोड़ा, यानी इधर बॉन्ड को शिफ्ट करा, बीटा पर आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, तो पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, गामा पर। और अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को गामा पर जोड़ा, गामा पर जोड़ा, तो पॉजिटिव कहां आएगा, बीटा पर। ये लीजिए। अब मुझे ये देखना है कि पॉजिटिव इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आ गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। आप देखो, जब ये रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव, जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये जब रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन पर कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। इसलिए आप पाइरोल के, पिरिडिन के केस में हमेशा बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। कहां पर जोड़ेंगे, बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। तो मैं आपको शो कर देता हूं, आइए देखिएगा, देखना जरा ध्यान से कि बीटा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। जल्दी लिख लीजिए, इसको तेज गति से लिखना है, आपको लिखना है ताकि सीख पाओ। शुरू का इंट्रोडक्शन एक बार लिख लो, जिससे कि सीख पाओगे कहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, कैसे जगह तय करनी है, क्योंकि इसमें सारा है ही यही, कौन सी जगह आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से और कैसे कैसे जनरेट होते हैं, और सबस्ट्रेट दूंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट पर कहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। तो ये डायरेक्टिविटी जो है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिए। इसी तरह अब देखिए, मेरे पास ये दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और हैं। एक को इंडोल बोला जाता है, इसे क्विनोलिन बोला जाता है। याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ोगे, इसमें इलेक्ट्रोफाइल इस वाली पोजीशन पे जोड़ा जाएगा। ये भी लिख लीजिए। इसको भी वैसे ही प्रूव करना है कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे स्टेबल बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के बाद, तो वो प्रूव हो जाएगा। आप तो याद रखिएगा कि इंडोल और क्विनोलिन में पॉजिटिव चार्ज कहां जोड़ा जाता है। तेज गति से लिखिए, आप लिखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जल्दी लिखिए दोनों एग्जाम्पल्स को, फिर मैं आगे लिए चलता हूं आपको। अब तुम देखो कि जैसे मेरे पास एक तो बेंजीन है, ध्यान से समझना। एक तो मेरे पास कौन है, बेंजीन है। एक तो मेरे पास कौन है भैया, बेंजीन। और एक कौन है, पाइरोल। अब मैं तुमसे पूछूं कि आपके पास बेंजीन है और पाइरोल है, इन दोनों में जो पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा वो किसका बनेगा। तो हम जानते हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्टेट कंप्लीट किसमें होगा, पाइरोल में होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे आप बनाओगे, रेजोनेंस करके इसके पास आएगा, बैक बॉन्डिंग मिलेगी। इसलिए आप क्या बोलोगे कि पाइरोल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनता है। मैं शो करता हूं, देखिएगा। ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेम ऐसे ही ये दो तीन आप देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक दो और है ऐसे ही, मैं आपको बता देता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये पहला हो गया। इसके बाद ऐसे ही मेरे पास बेंजीन और पिरिडिन है। कौन है मेरे पास, बेंजीन और पिरिडिन। अब आप जब यहां पॉजिटिव बनाओगे नॉर्मली आएगा, यहां भी पॉजिटिव बनाओगे नॉर्मली रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का माइनस आई भी लग रहा है। ध्यान से देखिए आप, नाइट्रोजन का इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई। इस कारण से ये कम स्टेबल बनेगा, और आप कहेंगे भैया कि जो पिरिडिन है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई। क्लियर है।
अब देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो बेंजीन की रिंग पर कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, अगर बेंजीन की रिंग पर कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो ग्रुप बेंजीन की रिंग में क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ा रहा है, बेंजीन की रिंग में अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो वहां पे रेट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अपन ने देखा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग और स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रिंग में तो वो क्या करेगा, रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा, रेट बढ़ जाएगी। तो प्लस एम वाले ग्रुप जो हैं, जो बेंजीन रिंग पर लगे हुए होंगे, वो रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा के रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे वो कि आ इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जा। तो दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर। और अगर कोई माइनस एम वाला ग्रुप लग गया, वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से, और अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो उसको बुलाएगा नहीं, स्वागत ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास डेंसिटी नहीं बची इलेक्ट्रॉन की, खींच ली उसने। समझ पा रहे हो? तो वो डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे ग्रुप जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें वे एक्टिवेटर कहलाते हैं, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे वो डीएक्टिवेटर कहलाते हैं। एक्टिवेटर के केस में रेट ऑफ ईएसआर या एईएस ज्यादा होती है और डीएक्टिवेटर के केस में रेट ऑफ ईएसआर कम होती है। यहां पर अगर चर्चा करें, यहां कुछ नहीं है, इसका प्लस एच इफेक्ट है, इसका भी प्लस एच है, लेकिन इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 3, इसके पास 2 अल्फा एच है। इसका प्लस एम है और इसका भी प्लस एम है, NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH का प्लस एम, और ये है वो माइनस एम वाला। तो ये डीएक्टिवेटर हो गया। ये सारे एक्टिवेटर हैं। तो एक्टिवेटेड रिंग ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटेड रिंग, यही लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखो, ये जो एक्टिवेटर हैं इनमें से कुछ बहुत ज्यादा एक्टिवेटर होते हैं जहां भी नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी जिनका भी प्लस एम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटर होते हैं। बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटर जिनका माइनस एम लगता है, बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटर जिनका माइनस एम लगता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटर सामान्य एक्टिवेटर, और मॉडरेट एक्टिवेटर जो इधर भी रेजोनेंस करते हैं और इधर भी करते हैं। देखो इधर मान लो बेंजीन का रिंग है तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी करेगा और इधर भी करेगा, तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। ओनली एक्टिवेटर जो प्लस एच वाले या प्लस आई वाले हैं वे ओनली एक्टिवेटर होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस एम ऑलवेज मोर पावरफुल देन प्लस आई एंड दैट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन प्लस आई। डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आएंगे माइनस एम वाले, डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आएंगे माइनस एम वाले, और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर जिनका बहुत ज्यादा माइनस एम होता है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आते हैं। ये चीज आप लिखिए, कौन एक्टिवेटर, समझ गए, कौन एक्टिवेटर होता है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, कौन डीएक्टिवेटर घटा दे। जल्दी आप इसको लिख के देखिए, रफ कॉपी में लिखिए, भले ही आप इसको रफ कॉपी में लिखिए, पर आप इसे लिख के देखिए। अब आप देखिए कि कैसे प्रभावित होता है। जो डीएक्टिवेटर होता है वहां पर रिएक्शन की रेट जो होती है वो कम हो जाती है, एक्टिवेटर के केस में ज्यादा। जैसे नॉर्मल बेंजीन की रेट रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पे डीएक्टिवेटर लगा हुआ है, एज कंपेयर टू जहां पे डीएक्टिवेटर लगा हुआ है। लिख लीजिए, नॉर्मल बेंजीन की रेट ज्यादा होगी, डीएक्टिवेटर वाले की कम होगी। आइए चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम ये सीखेंगे कि बेंजीन की रिंग पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो उसकी उपस्थिति में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहां जाएगा, कौन सी पोजीशन पर जाएगा। अभी तो अपन सीख रहे थे नॉर्मल बेंजीन है तो कहां जाएगा। डायरेक्टिविटी ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं। मान लो बेंजीन की रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप क्या करता है, प्लस एम करता है। अब इसके पास इलेक्ट्रोफाइल भेजा, तो ये जो एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर इस OH को कौन सी पोजीशन के लिए उत्साह करेगा, क्या कहते हैं, इंकरेज करेगा कि इस जगह पे जाके बैठ जा भैया। थीम क्या है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है साइक्लिक एरेनियम आयन, दैट मस्ट बी स्टेबल इनफ, वो स्टेबल बनना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाए इसकी चर्चा हमें करनी है, ठीक है। इस OH के रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन कहलाती हैं ऑर्थो, ये वाली पोजीशन पैरा, और ये वाली दोनों पोजीशन कहलाती हैं मेटा।
मान लो कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे भेजा, ऑर्थो पे भेजा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे बन गया, तुरंत आप कहेंगे बैक बॉन्डिंग मिल गई। जब आप इसे मेटा पर भेजोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनेगा। बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज कभी बैक बॉन्डिंग कर पाएगा? जब आप इसका रेजोनेंस कराएंगे तो ये ऑक्सीजन के बगल में कभी नहीं जा पाएगा, इसलिए यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर मैं पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दूं, अगर मैं पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता हूं यहां पर, अगर मैं पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता हूं यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे बनेगा? यहां पर। आप देखिए जैसे ही रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज कहां पे पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन के बगल में, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आप कहोगे, बताइए क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि OH ग्रुप जो होता है, क्या कहेंगे आप कि OH ग्रुप जो होता है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। OH ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। आइए देखिएगा, देखो जरा ध्यान से, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लिखिए फटाफट तेज गति से। OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा 3 पोजीशन, जब ये ऑर्थो पर जुड़ता है बैक बॉन्डिंग मिल गई, पैरा पर भी बैक बॉन्डिंग मिल गई, मेटा पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यानी जो प्लस एम शो करेगा, जो एक्टिवेटर होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अब देखो NO2 डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर माने माइनस एम लगा रहा है। अगर मैंने ऑर्थो पैरा पर इसके जोड़ दिए तो पॉजिटिव चार्ज NO2 के पास चला जाएगा, लेकिन मेटा पर जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी NO2 के पास नहीं जाएगा। तो जो प्लस एम माइनस है, प्लस एम प्लस एच प्लस आई करते हैं वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन जो डीएक्टिवेटर होते हैं वे रिलेटिवली स्टेबल, यानी वे कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टर होते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। मेटा डायरेक्टर कौन होगा? जो डीएक्टिवेटर होगा। या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो जो इसमें महत्वपूर्ण एक्सेप्शन आता है वो आता है हेलोजन्स का। हम जानते हैं कि हेलोजन का माइनस आई ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर देयर प्लस एम, क्योंकि हेलोजन के पास लोन पेयर है, तो हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था भैया? प्लस एम शो करना चाहिए था। हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था? प्लस एम शो करना चाहिए था। पर हम जानते हैं हेलोजन्स का माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू उनका प्लस एम, और अगर माइनस आई डोमिनेटिंग होता है तो वही डीएक्टिवेटर हो गई। लेकिन यहां एक फैक्टर लग जाता है, और फैक्टर ऐसा लगता है कि जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ोगे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, हेलोजन बैक बॉन्डिंग कर देगा। ऑल्दो हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटर बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इस बात का ध्यान रखना। हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटर बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर साइमल्टेनियसली। जैसे ये है तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके पास पहुंचेगा, हालांकि इसका माइनस आई लग रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टिविटी चेक करते हैं। कुछ और नई चीज़ें करेंगे, लेकिन अगले टर्न पर। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।